सुनिए क्या है चैप्टर का नाम, मानव भूगोल। अच्छा तो सुनो, मानव भूगोल जो है ना, ये इंटरमीडिएट का पहला चैप्टर है ज्योग्राफी विषय में। और इस विषय में जो क्वेश्चन बनता है और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे, मानव भूगोल के बारे में। तो मानव भूगोल के बारे में जो बात है, सबसे पहले ये देखो, जो मानव भूगोल इसमें पूछा जाता है, जो मानव भूगोल को परिभाषित करें। तो मानव भूगोल को परिभाषित करें, इस संदर्भ में हम कहेंगे, जो पहला क्वेश्चन का उत्तर, जो मानव भूगोल वह विज्ञान है या वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य एवं उनके भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसे मानव एवं प्रकृति के बीच में सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल की महत्ता और इसकी पहचान मानव के जीवन के हर क्षेत्र में अवलंबित हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों का नाम बताएं। जैसे कि उपक्षेत्र कहने से ही स्पष्ट हो जाता है किसी भूगोल के अंतर्गत जो उनके खास भाग हैं उसका अध्ययन। तो मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के अंतर्गत जब बातचीत होगी तो उन सारे भूगोलों की बात होगी जो मानव के आवश्यकता की पूर्ति करती हो और मानव के एक संतुलित जीवन जीने के लिए आवश्यक है, और वह भोजन, वस्त्र, आवास के हर पहलू पर यह सारगर्भित रहता है। तो इसके अंतर्गत ग्रामीण अधिवास भूगोल, नगरीय भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक भूगोल का अध्ययन विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है। साथ ही साथ सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल एवं गणितीय भूगोल को भी सम्मिलित किया जाता है, जो मानव के जीवन में बेहतर मोड़ पर कार्य आता है। इसमें फिर एक क्वेश्चन बनता है, मानव भूगोल का अध्ययन अव्यवहारशील है और उसमें मानवीय समाज के अध्ययन पर अधिक बल दिया गया है, इस बात की व्याख्या करें। तो ये मानव भूगोल की परिभाषा के समय पर बदलती रही है और काल, परिस्थिति, परिवेश तथा वातावरण का इस पर उत्कृष्ट रूप से प्रभाव सदैव पड़ता रहा है। लेकिन मानव भूगोल की परिभाषा के समय समय पर जो बदलती रही है, उन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए मानव भूगोल का अध्ययन व्यवहारशील है और इसमें मानवीय भूगोल का अध्ययन पर अधिक बल दिया गया है। उससे संदर्भित बातों को निम्न रूप में हम कह सकते हैं। पहला बात यह कि सबसे पहले विद्वानों में अरस्तु, बकल, हम्बोल्ट एवं रीटर ने इतिहास पर धरातल के प्रभाव का अध्ययन किया और इसके उपयोगिता और इसकी उपस्थिति की महत्ता का बखान किया। दूसरा, कालांतर में रेटजेल और सैंपल ने इसकी आलोचना की। तीसरा बात में हम देखेंगे जो वाइडल, डेला ब्लास और खास करके और उनके जो और भी सहकर्मी थे, वह पारिस्थितिकी तथा पार्थिविक एकता को मानव भूगोल के दो मूल सिद्धांत माना है। पुनः चौथी तथ्य के रूप में हम रख सकते हैं कि हंटिंगटन ने जलवायु के समाज, सभ्यता तथा इतिहास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन पर बल दिया है। तो ये सारे तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मानव भूगोल में मूल रूप से मानवीय समाज के अध्ययन पर बल दिया है। अब एक क्वेश्चन बनता है, प्रकृति पर मानवीकरण क्या है? प्रकृति का मानवीकरण क्या है, या प्रकृति पर मानवीकरण का क्या प्रभाव है, या नहीं तो प्रकृति का मानवीकरण किन तथ्य को सारगर्भित करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। जब मानव प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का लाभ उठाता है तब उसके क्रियाकलाप की छाप प्राकृतिक वातावरण पर पड़ती है। इस परिस्थिति को प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं।
मानवीय क्रियाकलाप की छाप आज सर्वत्र दिखाई देती है। आप अगर जिस भी परिस्थिति में अपना आवास बनाए हुए हैं, चाहे गांव हो या शहर, नगर हो या क्या नाम है फिर खेत हो, इसके बाद सड़क हो, रेल मार्ग हो, बंदरगाह हो, खान हो, आदि सभी पर इसकी अभिव्यक्ति मिलती है। इसके अलावे जो क्वेश्चन आता है उसमें है मानव विकास के संबंध में कल्याण उपागम क्या है। तो मानव विकास के कल्याण उपागम के अनुसार मानव सभी विकासात्मक गतिविधियों का लक्ष्य है। कल्याण उपागम मानव विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सुख सुविधा, इसके बाद सामाजिक सुरक्षा पर उच्च अधिकारी व्यय का आपको समर्थन करता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछता है और बनता भी है, जो मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, या मानव भूगोल का सामाजिक विज्ञान के अन्य शाखा के साथ किस प्रकार संबंध रहता है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो इस संदर्भ में हम कहेंगे जो मानव भूगोल का संबंध अन्य सामाजिक विज्ञान से सदैव रही है। और मानव भूगोल में हम राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं, देशों की सीमाओं एवं उनके विवाद, आधुनिक राजनीतिक विषय खास करके बन गया है। सीमाओं का संबंध भूगोल से रहता है। और इसी तरह भूगोल में शीत, इसके बाद श्रमिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो स्पष्ट होता है कि भूगोल का संबंध इतिहास एवं सांस्कृतिक विज्ञान से जुड़ जाता है और जुड़ गया है। भूगोल में अर्थशास्त्र का संबंध भी होता है और इसका हम अध्ययन भी करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र से सीधा संबंध भूगोल का होता है। आगे क्वेश्चन है, जो मानव भूगोल क्या है, दो पहलुओं का अध्ययन कीजिए। और इसमें भूगोल पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, इसका भी वर्णन हो। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, वास्तव में मानव भूगोल क्रमबद्ध भूगोल की ही एक शाखा है। इसमें मानव एवं प्रकृति के मध्य सतत प्रयत्नशीलता की बात, पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। पुनः भूगोल अपनी विविध शाखाओं के साथ ही पृथ्वी की सतह की दो अलग अलग बिंदु पर परस्पर पहलुओं को देखता है। पहला यह, जो क्रमबद्ध भूगोल में एक ही तत्व की प्रादेशिक स्तर से विश्व स्तर तक क्रमिक रूप से अध्ययन किया जाता है। और दूसरा होता है प्रादेशिक भूगोल में प्रदेश के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो स्पष्ट है कि क्रमबद्ध भूगोल में विशेषता होती है, स्पेशलाइजेशन होता है, जिसमें कि एक ही तत्व की और प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन होता है, जबकि प्रादेशिक स्तर पर सामूहिक रूप से विविध तथ्यों का जो अध्ययन किया जाता है वह प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आगे क्वेश्चन बनता है, जो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रून्स ने मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र के विषय में क्या विचार व्यक्त किए थे। तो सुन लीजिए, ये प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रून्स के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध मूल्यों से, भूगर्भ शास्त्री का संबंध शैलों से, वनस्पति विज्ञान का संबंध पौधों से, उसी प्रकार भूगोल का केंद्रीय बिंदु स्थान है और वही संबंध आपको स्थान से होता है। इसमें कहाँ और क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। उल्लेखनीय है कि भूगोल की प्रमुख शाखा के रूप में मानव एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। या अर्थात मानव भूगोल में पर्यावरण से संबंधित मानव समाज के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। वास्तव में
मानव भूगोल के अंतर्गत मानव प्रजातियां, जनसंख्या का वितरण, वृद्धि, घनत्व एवं जनसांख्यिकीय लक्षणों के अध्ययन को ध्यान रखा जाता है और इन लक्षणों का ज्ञान कराया जाता है एवं आर्थिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। फिर इनका एक क्वेश्चन बनता है जो मानव भूगोल के अध्ययन के लिए लुसियन फैक्ट्री ने किस प्रकार का अनुसरण किया और इस विचारधारा की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इस प्रश्न का उत्तर जान लेना जरूरी है और इसे इस रूप में देखा जा सकता है। मानव भूगोल का अध्ययन करने के लिए लुसियल फेब्रे ने संभावनावाद विचारधारा का अनुसरण किया था और इनकी विशेषताएं निम्न रूप में देखा था। उनके अनुसार इस विचारधारा में मनुष्य का प्रमुख स्थान दिया गया है और दूसरा यह कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता है। तीसरा, जो पर्यावरण मानव के सामने कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है। चौथा, इसमें प्राकृतिक पर्यावरण निष्क्रिय है और मानव जो है सक्रिय है। इसके बाद पांचवी और अंतिम बात को इस रूप में कहा जा सकता है कि मानव अपनी सांस्कृतिक आवश्यकताओं और तकनीकी ज्ञान के विकास के आधार पर पर्यावरण पर प्रस्तुत संभावनाओं का अपनी सुविधाओं के लिए उपयोग करता है तथा मनुष्य अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण को प्रभावित करता है। अब इस प्रश्न में एक क्वेश्चन आ जाता है जो निश्चयवाद क्या है। तो निश्चयवाद के संदर्भ में जान लीजिए। जो निश्चयवाद पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद एक पुरानी विचारधारा है। इसके अनुसार विकास को आरंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित हुआ और उन्होंने प्रकृति के आदेशों का अपने आप को ढालने का और प्रकृति पालन किया। इसका कारण यह था कि मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी एवं प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। इस अवस्था में मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रखंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। इसमें मनुष्य का स्थान गौण रहता था। अब पुनः नवनियतिवाद की बात हो जाती है। जो प्रकृति में नवनियतिवाद की क्या महत्ता है या नवनियतिवाद का क्या अभिप्राय है, अब इस संदर्भ में जाननी होगी। प्रकृति ने मानव के विकास के भरपूर अवसर प्रदान किए हैं। मानव इनका एक सीमा तक प्रयोग कर सकता है। इसलिए संभावनावाद की कई विद्वानों ने आलोचना भी की है। जी टेलर ने इस आलोचना द्वारा नवनियतिवाद की विचारधारा प्रस्तुत की है और इसे टेलर की विचारधारा कल्पना कहा जाता है और उनको इस बारे में क्रेडिट भी सबसे पहले दी जाती है। उसके अनुसार एक भूगोलवेत्ता का कार्य एक परामर्शदाता का है, न कि प्रकृति की आलोचना करने का। मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी। मानव पृथ्वी पर रहता है और उस पर निर्भर करता है। अब फिर इस संदर्भ में एक बात, जो पर्यावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा क्या है या पर्यावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा का उल्लेख करें। तो प्रौद्योगिकी विकास समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है, परंतु आरंभिक काल से मनुष्य को प्रौद्योगिकी का अल्प ज्ञान था। इसके परिणाम स्वरूप प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने को ढाल लिया। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों का पर्यावरणीय निश्चयवाद के रूप में अपने मंतव्य को व्यक्त किया।
अब पुनः फिर एक बात देखनी होगी, जो ये जो थे फ्रिंच और ट्रिवार्था, वह आपको सो मानव विज्ञान के सो विषय वस्तु को सो दो बिंदुओं में बांटा था। तो उसके सो दो लक्षण क्या क्या थे, तो इस बारे में जानना भी आवश्यक होता है। तो अब देखिए, फ्रिंच और ट्रिवार्था की जब बात आती है तो अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं में सो फ्रिंच और ट्रिवार्था का महत्वपूर्ण स्थान है, और ये दोनों मानव भूगोल की विषय वस्तु को मुख्यतः दो भागों में सो वितरित किया। नंबर एक, जो भौतिक अथवा प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा सांस्कृतिक अथवा मानव निर्मित पर्यावरण। भौतिक अथवा प्राकृतिक वातावरण के दो लक्षण हैं। उसके अंतर्गत भौतिक लक्षण जैसे जलवायु, इसके बाद धरातलीय उच्चावच एवं अपवाह प्रणाली आदि का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा यह कि प्राकृतिक संसाधन जैसे कि खनिज है, जल, वन, वन्य प्राणी, इसके बाद मिट्टी आदि का जो है सो भौतिक पर्यावरण के एक अंगक के रूप में अध्ययन किया जाता है। पुनः दूसरी बात, सांस्कृतिक अथवा मानव निर्मित पर्यावरण। तो सांस्कृतिक अथवा मानव निर्मित पर्यावरण के दो लक्षण हैं। पहला यह कि ये मानव जनसंख्या, मानव बस्तियां और मानव व्यवसाय आदि इसके अंतर्गत सरगर्भित होता है। नंबर दो यह कि विविध उद्योग, कृषि, पशुचारण, परिवहन, संचार आदि इसमें सो सम्मिलित हैं। इसके अलावे तो मानव भूगोल के जब हम अध्ययन क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो एक क्वेश्चन इसमें यह भी बनता है कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र या विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। तो मानव भूगोल के अंतर्गत न केवल भौतिक वातावरण एवं आर्थिक परिस्थितियों के संबंध का, वरन मानव की क्रियाओं द्वारा सो उत्पन्न सभी सांस्कृतिक तथ्यों का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। ऐसे सभी सांस्कृतिक तथ्य जैसे मनुष्य या जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण, उसका घनत्व, आवास, प्रवास, बस्तियां, नगर, परिवहन के साधन एवं मार्ग, सभी इस विज्ञान के विषय क्षेत्र या कार्य क्षेत्र अथवा अध्ययन का अंग है। बाइडल डिला ब्लास महोदय ने मानव भूगोल के तथ्यों को तीन वर्गों में विभक्त किया था। नंबर एक में था जनसंख्या, नंबर दो में था सांस्कृतिक तत्व, और तीसरा था यातायात के साधन। जबकि जीन सो ब्रुन्स ने अपनी पुस्तकें ह्यूमन ज्योग्राफी में सो मानव भूगोल की तथ्यों का 3 वर्गों में और 6 आवश्यक तत्वों में सो विभाजन किया था। उनके जो ये तथ्य हैं सो इस तरह, मिट्टी के सो वह अनुत्पादक उपयोग जैसे मकान और सड़कें। दूसरा वह कहता है सो पौधे एवं पशुओं पर बीज, कृषि एवं पशुपालन इसका उदाहरण हो सकता है। तीसरा विनाशकारी तथा लुटेरी अर्थव्यवस्था, माना खनिजों का शोषण और पौधों एवं पशुओं का सो विनाशकारी उपयोग। पुनः सो आपको हंटिंगटन ने सो मानव भूगोल के तथ्यों को 4 वर्गों एवं 21 उपवर्गों में विभाजित किया। पहला उनका जो 4 वर्ग आता है उसमें पहला वर्ग आता है भौतिक आवश्यकता। भौतिक आवश्यकता में भूगोल के अंतर्गत उन्होंने पहली बात को उन्होंने भोजन, इसके बाद वस्त्र, मकान, औजार, यातायात के साधन को रखा। दूसरा व्यवसाय, व्यवसाय के अंतर्गत आपको पशुचालन, मत्स्य उद्योग, आखेट, कृषि, खनन, वन उद्योग, विनिर्माण उद्योग और वाणिज्य को रखा। इसके बाद तीसरा उन्होंने कार्यकुशलता की बात कही, जिसमें स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा और मनोरंजन को रखा। इसके बाद चौथी बात उनकी थी उच्च आवश्यकता, जिसके अंतर्गत शिक्षा, सरकार, धर्म, विज्ञान, कला एवं साहित्य को सम्मिलित किया। इस प्रकार अमेरिकी भूगोलवेत्ता सो फ्रिंच एवं ट्रिवार्था ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की जनआंकिकीय और सांस्कृतिक तत्वों के साथ साथ भौतिक
तत्वों का अध्ययन को सो महत्वपूर्ण माना है। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसकी विशद व्याख्या करना बहुत कठिन है। प्रत्येक विद्वान अपने अपने मतानुसार मानव भूगोल के क्षेत्र का निर्धारण करने का प्रयास किया है, किंतु सभी के मत में सो भिन्नता है। प्रोफेसर हॉन्स्टन के सो विचार को अगर लें तो हम कह सकते हैं कि उनके मंतव्य के अनुसार मानव भूगोल की विषय सूची को व्यवस्थित करने और उसमें कोई क्रमबद्ध सिद्धांत बनाने के प्रयत्नों को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ये बात उन्होंने कहा। जबकि अगर हम ये देखें मानव की प्रकृति पर प्रति अवलंबन की बात, तो उससे भी एक संदर्भित क्वेश्चन बन सकता है। वह मानव की प्रकृतिकरण की विशद व्याख्या करें या उस पर नोट लिखें। तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसे होगा, मानव अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से सो अन्याश्रय रूप से जुटा हुआ है। प्रौद्योगिकी किसी समाज की प्राकृतिक विकास के स्तर का सूचक होता है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी के विकास कर पाया। उदाहरणार्थ था ये सो घर्षण एवं ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में अपनी सहायता की। इस प्रकार डीएनए और अनुवांशिकी की रहस्यों की समझ ने हमें अपने बीमारियों को नियंत्रण करने योग्य बनाया। साथ ही साथ प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण रहा है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण के बंदिशों को कम करती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्याश्रय क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव अपने को अधिक प्रभावित करता रहा है। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव सामाजिक विकास की अवस्था में भी आदिम था। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की आपसी क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। प्रौद्योगिकी विकास के उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधन पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर था। ऐसे समाजों के लिए बेहतर भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति के रूप में धारण करता था और उसके बस में सदैव रहता था और उससे भयभीत भी रहता था, उसे सर्वशक्तिमान मानता था। इसके बाद एक अंतिम क्वेश्चन इसमें इस रूप से देखा जा सकता है, संभववाद की संकल्पना का परीक्षण करें। तो अब देखिए, प्रकृतिवाद की संकल्पना अत्यंत प्राचीन विचारधारा है। इस तथ्य पर आधारित खास करके हम निम्न रूप में कह सकते हैं, जो किसी देश का मानव समाज उस देश की भौतिक स्वरूप जलवायु, वनस्पति, मिट्टी आदि से पृथक नहीं किया जा सकता है। उस समय मानवीय क्रियाएं प्राकृतिक धाराओं पर निर्भर थी, अतः उसे ईश्वर का देन कहा गया। इस प्रकार प्रकृतिवाद का प्रादुर्भाव हुआ और नियतिवाद ने जड़ पकड़ा। आधुनिक काल में प्रकृतिवादी विचारधारा ने नया मोड़ लिया और संभववाद का काल आया। अब 19वीं सदी के अंत में यह समय संभव हो सका। संभववाद को नियतिवाद के विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया। प्रकृति के हर जगह संभावनाएं हैं तथा मानव उन संभावनाओं के स्वामी है, अतः उसका उपयोग अपने निर्णय के अनुसार करता है। ब्लांस और ब्रून्स ने संभववाद को आगे बढ़ाया। फ्रांसीसी विद्वान फेब्रे ने सर्वप्रथम संभववाद का नाम दिया। फेब्रे ने कहा कि कहीं अनिवार्यता नहीं, सब जगह संभावनाएं हैं। ब्लांस ने कहा कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं हो सकता है। इस विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ, इसलिए इसे भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं।
समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगे। बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के साथ साथ मानव बेहतर और अधिक सफल प्रौद्योगिकी के विकास पर पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों को अपने मनोनुकूल संभावनाओं में परिवर्तित कर दिया। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करने लगे। पर्वतीय स्थलों पर स्वास्थ्य विश्रामालय, सीढ़ीनुमा कृषि, तटों पर पतन एवं महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग या यातायात पुल, अंतरिक्ष में उपग्रह आदि भेजने लगे, जो कि उनकी बढ़ती वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का द्योतक है। ये सभी संभववाद के उदाहरण हैं। इस विचारधारा के समर्थक में हाँ BBSS माना ब्रून्स बोमेन और SS से साबर और स्मिथ प्रमुख है। इन सभी विद्वानों ने मानव को प्रकृति से अधिक सक्रिय और बुद्धिमान माना। वास्तव में बढ़ते हुए परिवेश और परिस्थिति के अनुसार दिनानुदिन उनकी विचारधारा और भी बलवती होती जा रही है और धरातल पर इन सारे वैज्ञानिक सोच की महत्ता को स्वीकार किया जा रहा है। एक समय में जब सूर्य और चंद्र को देवता माना जाता था, आज हम इसे उपग्रह की बात मान करके और वहाँ नई संभावनाएं की खोज कर सकते हैं और करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानव की प्रवृत्ति, मानव की तकनीक, मानव की सोच दिनानुदिन अग्रसर होते जा रहा है और एक नई संभावनाएं प्रस्तुत करती जा रही है। इस तरह से B2 और S2 की विचारधारा बड़ी ही उत्कृष्ट और उल्लेखनीय है।